ओके जी, चैप्टर है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने बेसिकली ये देखना होगा कि हम कितनी इन्वेंट्री अपने पास रखें, क्योंकि जितनी इन्वेंट्री अपने पास कम रखेंगे उतनी कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं तो उसे स्टोर करना ही है, कहीं ना कहीं वो यूनिट्स रखने ही हैं। तो जितने मिनिमम इन्वेंट्री लेवल होगा उतनी कॉस्ट भी मिनिमाइज ही होगी। और नंबर 2 पे हमने ये भी इसके अंदर देखना होगा कि कहीं हम इतनी कम इन्वेंट्री ना कर दें कि इन्वेंट्री जो है वो स्टॉक आउट ही हो जाए। मतलब कि ऐसा भी ना हो कि हम रॉ मटेरियल ला के रखें, या तो इतना ज़्यादा ला के रख दें कम होने के खतरे से या डर से कि कहीं कम ना हो जाए, कि कहीं इतना ज़्यादा ला के हम स्टोर के अंदर ना रख दें कि हमें उसकी अलग से कॉस्ट पड़ती रहे, तो कॉस्ट बढ़ जाए। और अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करें, इन्वेंट्री को कम रखें और इतनी कम ना कर दें कि कहीं स्टॉक आउट ही हो जाए, कि हम प्रोडक्शन करने लगे और प्रोडक्शन कर रहे हैं और मिड में ही इन्वेंट्री ख़त्म हो जाए। तो ये इसलिए हम जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं कि हमें पता हो कि हमने इन्वेंट्री कितनी रखनी है। पहले तो इस चैप्टर का एक जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसे प्रॉपर लेके चलेंगे कि हमने इसे कितने हिस्सों में या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो एक पर्सन वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करेगा वो मंडे से, और उसने डिसाइड किया सैटरडे वाले दिन, उसने डिसाइड किया या संडे वाले दिन कि वो मंडे से बिजनेस जो है वो स्टार्ट करेगा। और बिजनेस का जो पहला वीक है, बिजनेस के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो 20 केजीज डेली हुआ करेगा। मतलब हर रोज 20 केजी इस्तेमाल हुआ करेगा रॉ मटेरियल, और जो डेज होंगे इसके वो होंगे मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे तक ये प्रोडक्शन करेगा, और सैटरडे और संडे 2 दिन इसके ऑफ होंगे। अब और जो स्टॉक ये रख सकता है उसकी कैपेसिटी है 100 के, वहाँ पर वो सिर्फ 100 केजीज जो है वो ला के रख सकता है। स्टोर की कैपेसिटी ही इतनी है, और वो डेली वहाँ से निकाला करेगा 20 केजी, मंडे टू फ्राइडे तक वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। अब बिजनेस का पहला वीक स्टार्ट होता है। बिजनेस के पहले वीक में मंडे स्टोर के अंदर जो है वो 100 केजीज यूनिट आ चुके हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, और के डेज है। और वीक 1 पहले वीक में मंडे वाले दिन इसने यूनिट केजीज जो है वो 20 केजीज इस्तेमाल करके उसकी प्रोडक्शन कर ली। अब रिमेनिंग इसके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए 80 केजीज बचे पड़े हैं। अब जब ये ट्यूसडे को आएगा तो अभी तक इसके पास स्टॉक पड़ा है, तो इसने 20 केजी वहाँ से निकाले और इस्तेमाल कर लिए। वेडनेसडे को भी 20 निकाले, इस्तेमाल कर लिए, थर्सडे को भी और फ्राइडे को। यहाँ फ्राइडे तक जब इसने 100 केजीज इस्तेमाल कर चुका था, डेली बेस पे वो 20 केजी इस्तेमाल करता गया, 100 केजी इस्तेमाल कर चुका। जब वीक आया 2, क्या कोई इन्वेंट्री पड़ी होगी अकाउंट के अंदर? नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यहाँ तक इसने 100 केजीज इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, इन्वेंट्री कोई भी नहीं पड़ी। जब ये मंडे को आए तो इन्होंने कहा जी भाई लाए मटेरियल,
तो गोडाउन में गए तो वहां कोई मटेरियल नहीं पड़ा था। अब वो कॉल करते हैं अपने सप्लायर को कि भाई हमें रॉ मटेरियल पहुंचा दें, और वो कहते हैं कि वर्किंग डेज 2 to 3 डेज लगेंगे, 2 से 3 दिन लगेंगे मटेरियल पहुंचने में। और अगर आपको इमरजेंसी चाहिए तो फिर भी मिनिमम 2 डेज फिर भी लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप मटेरियल पहुंचाएं और 100 kg जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन फैक्ट्री या फैक्ट्री के अंदर पहुंचाएं। अब जब मंडे को कॉल की तो क्या मंडे वाले दिन कोई प्रोडक्शन हुई होगी? क्योंकि पीछे कोई मटेरियल पड़ा ही नहीं था, तो मंडे को कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई। ट्यूसडे वाले दिन भी अभी तक कोई यूनिट्स नहीं आए होंगे, ना ही कोई मटेरियल आया, तो ट्यूसडे वाले दिन भी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई। ट्यूसडे की शाम को कहीं जाके स्टोर के अंदर वो यूनिट्स आए 10,000 वो 100 kgs। अब जब ये वेडनेसडे को आए तो मटेरियल पड़ा था। वेडनेसडे को इन्होंने 20 इस्तेमाल किया, थर्सडे को 20 किया और फ्राइडे को 20 किया, 60 इस्तेमाल कर लिया। रिमेनिंग कितना रह गया? 40। अब इन्होंने कहा रिमेनिंग 40 पड़ा है, चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। अब रिमेनिंग 40 पड़ा था, तो ये तीसरे वीक जब आए तो मंडे को इन्होंने काम किया, 20 लग गए। इन्होंने कहा कि भाई लास्ट टाइम भी कॉल की थी तो 2 से 3 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन के अंदर मटेरियल डिलीवर हो गया था, अब काम कर लिया है तो आज कॉल कर देते हैं ताकि ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन का टाइम लगे और हमारे पास जो मटेरियल है वो वेडनेसडे तक पहुंच जाए। ट्यूसडे को 1 दिन मिलेगा, वेडनेसडे तक हमारे पास मटेरियल पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर इनके पास 20 यूनिट रिमेनिंग रह गए जो यहाँ इस्तेमाल किए, और वेडनेसडे को मटेरियल ना पहुंचे। रास्ते में बारिश आ गई होगी, रोड टूट गया होगा, या उनके गोडाउन में कोई आग लग गई होगी, कोई भी अनसर्टेन कंडीशन की वजह से वो डिलीवरी इन तक नहीं पहुंची, तो वेडनेसडे को भी कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन वेडनेसडे की रात को मटेरियल आ गया। अब जब मटेरियल वेडनेसडे की रात को आया तो मतलब कि जब थर्सडे को शुरू किया तो 100 kg पड़ा था, उसमें से 20 इस्तेमाल कर लिया और फिर 20 इस्तेमाल किया। रिमेनिंग कितना होगा? ये 40 इसमें से इस्तेमाल किया और रिमेनिंग 60 पड़ा। अब यहाँ जब वीक 4 में आए, इन्होंने पहले 20 फिर 20 और इसी दिन कॉल किया, या हम ये कहते हैं कि मंडे को ही कॉल कर दी कि अब की बार मंडे को करते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे का पड़ा है, लेट भी होगा तो थर्सडे तक तो आ ही जाएगा। और साथ ही कॉल करके कहा कि यार इस दफ़ा ना 100 की बजाय 200 भेजना। हर दफ़ा मसला होता है तो आप 100 की बजाय 200 भेजना। तो अब यहाँ पर ये 20 इस्तेमाल कर लिए, यहाँ तक ये 60 हो गए और इस दिन 200 भी आ गए, तो बल्कि इस रात 200 भी आ गए। अगले दिन 20 इस्तेमाल किए और 20 किए, रिमेनिंग इनमें से 40 हो गए और 160 बचे पड़े हैं। अब स्टोर के अंदर कैपेसिटी 100 की, पड़े कितने हैं? 160। तो 60 के लिए मजीद स्टोर लेना पड़ा, तो कॉस्ट क्या हो गई? मैक्सिमाइज हो गई। पहले क्या हुआ कि यहाँ पहले वीक तक तो काम बिल्कुल ठीक चला कि ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, ना कोई वर्किंग किसी दिन रुकी। यहाँ 2 दिन गायब रहे, कोई प्रोडक्शन नहीं हुई, फैक्ट्री क्लोज रही, वर्कर्स की सैलरी भी पड़ी, सब कुछ हुआ। यहाँ 1 दिन और फिर यहाँ स्टोर की कॉस्ट भी इनको एक्स्ट्रा पड़ी। बिजनेस का पहला वीक जो है वो बहुत अच्छा चला, उसके बाद बिजनेस जो है वो मैनेज ही नहीं हुआ ड्यू टू इन्वेंट्री की वजह से बिजनेस मैनेज ही नहीं हुआ। ये एक कंसल्टेंट के पास गए और वो भी कोई आप जैसा ही था, मतलब कि कोई कॉस्ट जिन्होंने पड़ी होगी, सीए वाला होगा, उसके पास गए कि सर ये मसला है। उसने कहा हल मसला ही कोई नहीं है, ये आपको मसला लगता है, ये तो मसला ही कोई नहीं, पर फीस ज़्यादा है, फी पे करें और मैं इसका हल दे देता हूँ आपको। अब जब उसकी फी कंसल्टेंट को उसकी दे दी, उसने कहा इस मसले का हल ये है कि भाई आपको कुछ लेवल देखने पड़ेंगे। आपको एक तो ये देखना पड़ेगा कि आप ऑर्डर कब करें, री ऑर्डर लेवल।
क्योंकि आपको पता ही नहीं था मंडे को करना है, आपको पता ही नहीं था वेडनेसडे को पता करना है, तो आपको एक लेवल देखना होगा कि आपको किस दिन कॉल करनी है, रीऑर्डर लेवल। और जब आपको वो लेवल पता चल जाएगा तो फिर उसमें आप जब कस्टमर को कॉल करेंगे तो हालचाल पूछ के तो कॉल बंद कर देंगे नहीं, फिर आप उसको कोई क्वांटिटी बताएंगे। तो रीऑर्डर लेवल के बाद आप उसे रीऑर्डर क्वांटिटी भी बताएंगे कि आप कितनी क्वांटिटी उसको कहेंगे कि भाई इतने यूनिट्स भेज दें। और ये दोनों चीजें आप तब ही देख पाएंगे जब आपको मिनिमम स्टॉक लेवल का पता होगा कि कम से कम कितना स्टॉक लेवल होगा जब कॉल करके उसको इतने यूनिट का ऑर्डर देना है। और फिर एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने रखेंगे और कम से कम इतने रखेंगे कि अगर कोई अनफॉर्सिन कंडीशंस आ भी जाए तो इसके दरमियान जो गैप है वो कवर हो सके। तो ये बातें कंसल्टेंट बताएगा और बताने के साथ उसकी कैलकुलेशंस भी करके देगा कि भाई कितने यूनिट्स पड़े हों, इतनी इन्वेंट्री पड़ी हो, मैक्सिमम तो कॉल कर दें, अगर खुदा ना खासा नहीं भी आते तो मिनिमम तक जाते हुए आपकी प्रोडक्शन होती रहेगी। और जब आपको कॉल आप करें इस टाइम पे करें और इतने यूनिट्स की से कॉल कर दें तो आपका स्टॉक कभी आउट भी नहीं होगा और इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि आपको उसके लिए अलग से कोई स्टोर या उसके लिए कोई अलग से गोडाउन लेना पड़े और कॉस्ट बेयर करें। तो आपकी कॉस्ट भी मिनिमम रह जाएगी और आपका स्टॉक आउट भी नहीं होगा। ये एक उसका कॉन्सेप्ट था बैकएंड की स्टोरी, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं, तो स्टोरी थी ना। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे कि मैंने अभी बात की थी कि जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम दो चीजें देखेंगे और मेनली वो बेस कर रही होंगी बैलेंस को। मसला तो बैलेंस का है। एक इन्वेंट्री को क्या रखें, मिनिमम इन्वेंट्री। अगर मिनिमम इन्वेंट्री होगी तो कॉस्ट भी मिनिमम, यानी कि मिनिमम इन्वेंट्री क्यों रखेंगे, क्योंकि कॉस्ट इसकी क्या रहे, मिनिमम रहे। और नंबर 2 पे हम इसको देखेंगे कि भाई इसमें मेंटेन करेंगे आप एक सफिशिएंट स्टॉक के स्टॉक क्या ना हो, आउट ना हो, तो मेंटेन करेंगे आप ताकि स्टॉक आउट नहीं। कहीं ये दो मेन चीजों को देखते हुए ये काम करेंगे कि मेंटेन करेंगे सफिशिएंट इन्वेंट्री, कि अवॉइड करें आप स्टॉक आउट को, कि कहीं स्टॉक आउट जो है वो ना हो जाए। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप मिनिमम स्टॉक रखेंगे, अपने पास इन्वेंट्री रखेंगे, और कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए या कॉस्ट मैक्सिमाइज को अवॉइड करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेंट्री अपने पास रखनी होगी। तो जब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें हम सर्टेन डिसीजंस कर रहे होंगे, बेसिकली है तो एक डिसीजन मेकिंग ही, तो आप सर्टेन डिसीजंस इसमें कर रहे होंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व सर्टेन डिसीजन, ये पॉइंट लिख लें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वॉल्व सर्टेन डिसीजन। इसके अंदर जो है वो सर्टेन डिसीजंस आपको करने होंगे और दीज decisions are based on inventory related cost. These decisions are based on inventory related cost. इन्वेंट्री से रिलेट करने वाली कॉस्ट की बेस पे ये आप डिसीजन करेंगे। तो मैंने ये बात की है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमने कुछ डिसीजन करने हैं और इन डिसीजन की बेस होगी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट। अब बात करते हैं कि इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी। इन्वेंट्री रिलेटेड
कॉस्ट। अब इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट में सबसे पहले परचेज कॉस्ट, क्योंकि इन्वेंट्री खरीद के लेके आएंगे तो परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट वही होगी जो उसकी इनवॉइस वैल्यू होगी। परचेज कॉस्ट यानी कि इनवॉइस वैल्यू। फिर आप कोई उसे ऑर्डर भी देंगे, तो वो कॉस्ट यानी कि उसे कहेंगे ऑर्डर कॉस्ट। ये भी इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट है। मतलब आपने जब इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट को देखना है कि जिसकी बेस पे आपको कुछ डिसीजंस करने हैं, तो वो कॉस्ट कौन कौन सी होगी। एक, जब इन्वेंट्री खरीदेंगे, तो खरीदने से पहले अगर बात करूं तो ऑर्डर भी देंगे। अब जब ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर कॉल की जाएगी या मेल की जाएगी, या कोई भी आप एक रीजनेबल वे इख्तियार करेंगे उसको ऑर्डर देने का, उसकी जो कॉस्ट होगी। इसके अलावा मतलब कॉल की है तो कोई बैलेंस वगैरह भी तो लगा होगा, वो भी कॉस्ट इंक्लूड होगी। इसके अलावा जो वो ऑर्डर रिकॉर्ड करने वाला होगा वो भी कोई लेगा तो उसकी भी कॉस्ट इसमें शामिल होगी। लेकिन इतनी गहराई में अभी तक कोई क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं आई। लेकिन उस ऑर्डर को जब हम तक पहुंचाया जाएगा तो डिलीवरी चार्जेस भी होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होंगे, तो वो भी